जैसा, पर शायद सपनों में मैं उड़ना चाहूं जैसा, पर शायद सपनों में। जब आप गुलामी में जी रहे होते हैं तो आपके पास दो ही रास्ते होते हैं। पहला रास्ता ये कि सब कुछ सहन करते रहो और अपनी आजादी के लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। इंतजार में रहो कि एक दिन हुकूमत का दिल पिघलेगा और वो आपको आजादी दे देगी। और दूसरा रास्ता कुर्बानी से होकर गुजरता है। इसमें दुश्मनों से सीधे आर पार की लड़ाई की जाती है, लेकिन ऐसी लड़ाई के लिए बहुत बड़े जिगर और हौसले की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें देश प्रेम के लिए जान की बाजी लगानी पड़ती है। ये रास्ता शहादत का है, क्रांति का है। और आज का दिन क्रांति के इतिहास में स्वर्णिम दिन है, क्योंकि आज शहीद आजम का जन्मदिन है। हमारी ये शख्सियत क्रांति का ही दूसरा नाम है। ये महान क्रांतिकारी भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हैं। देश की आजादी का जुनून उनमें इस तरह था कि 23 साल की उम्र में ही शहादत को गले लगा लिया। जी हाँ, ये उस शख्स की बातें हैं जिनका नाम सुनते ही हम सबका हृदय सम्मान और गर्व से भर जाता है, जिनका बचपन जलियांवाला बाग हत्याकांड का गवाह है और इस नरसंहार का बदला लेने के लिए उन्होंने अपने खेत के साथ साथ अपने दिल में भी बारूद बोया। और जब उनके सीने की आग बाहर आई तो अंग्रेजों की जड़ तक हिल गई। लाहौर असेंबली में बम धमाका कर उन्होंने ब्रिटिश राज के कभी न डूबने वाले सूरज पर ग्रहण लगा दिया। ये बातें हैं अमीर शहीद सरदार भगत सिंह की। वो महान व्यक्ति जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नया जोश और दिशा दी। उन्होंने बहुत सी यातनाएं सहते हुए जेल में क्रांतिकारियों को बेहतर सुविधाएं दिलाए जाने को लेके भूख हड़ताल की। वो जितने दिलेर थे उतने ही दिमाग वाले भी थे। देश की आजादी के लिए लिया गया उनका हर कदम बहुत समझबूझ वाला था। तभी तो उन्होंने अपनी फांसी की सजा माफ किए जाने की अपील करने से भी मना कर दिया। वो जानते थे कि वो किस आग को लोगों के सीनों में जला गए हैं और उनकी शहादत उस आग को हमेशा जलाती रहेगी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर में बंगा गांव में हुआ था। ये गांव अब पाकिस्तान में है। उनके पिता और दो चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता और चाचा जेल से रिहा हुए थे। भगत सिंह का बचपन का नाम भागा वाला रखा गया, जिसका मतलब होता है अच्छे भाग्य वाला। बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। उनका परिवार क्रांतिकारी था, इसीलिए शुरू से ही उनमें देश प्रेम की भावना रही। बचपन से ही वो पढ़ने में बहुत तेज थे, लेकिन उनका मन स्कूल में नहीं लगता था और वो अक्सर वहाँ से दूर मैदानों में निकल आते थे। भगत सिंह को सन 1916 और 17 में लाहौर के डीएवी स्कूल में दाखिला दिलाया गया। वहाँ वो लाला लाजपत राय और अम्बा प्रसाद जैसे क्रांतिकारियों से मिले और उनसे प्रभावित भी हुए। इन्हीं सालों में देश में क्रांति की हवा तेजी से बह रही थी। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरा भारत खड़ा हो गया और जगह जगह क्रांतिकारियों के प्रदर्शन होने लगे। इसी साल 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग कांड हुआ, जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया। बारह साल की उम्र में भगत सिंह जलियांवाला बाग में उस जगह गए जहां निहत्थे आदमियों, औरतों और बच्चों पर गोलियां चलाई गई थीं। इस कांड ने भगत सिंह के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला।
उन्होंने अगले साल महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया और विदेशी पुस्तकों और कपड़ों का बहिष्कार किया। 1923 में उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ उन्होंने पढ़ाई तो की ही, साथ ही नाटकों द्वारा भी लोगों में क्रांति की भावना प्रसारित की। देश विदेश के बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं यहाँ मौजूद थीं और लेखक भी वो जिनका क्रांति से संबंध प्रेम का था। लगातार पढ़ने से भगत सिंह के विचारों को नई दिशा मिली और वो मार्क्सवादी विचारधारा और रूस की क्रांति से प्रभावित हुए। इसी कॉलेज में उनका संपर्क यशपाल, भगवती चरण, सुखदेव, तीर्थ राम और झंडा सिंह जैसे युवाओं से भी हुआ। 1924 में कानपुर में भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले। विद्यार्थी ने उन्हें राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और अशफाकुल्लाह खां से मिलाया। इसके बाद भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन कर ली। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह के जोश और समझदारी से बहुत प्रभावित हुए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कामों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। घर के हालात भगत सिंह को लगातार परेशान किए हुए थे। वो जानते थे कि शादी करके वो घरेलू बंधन में बंध जाएंगे। इसीलिए उन्होंने घर पर चिट्ठी लिखकर कहा कि मैंने अपना जीवन देश की स्वतंत्रता को दे दिया है और इससे मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। ये बताता है कि भगत सिंह आजादी के कितने बड़े दीवाने थे। सन 1919 में जो सुधार अधिनियम ब्रिटिश राज में लागू किए गए थे, उनकी जांच के लिए एक कमीशन बनाया गया। कमीशन का हेड सर जॉन साइमन था, इसीलिए इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन पड़ गया। 1928 के फरवरी माह में ये मुंबई पहुंचा। देश भर में इस कमीशन का विरोध हुआ। 30 अक्टूबर 1928 को कमीशन लाहौर पहुंचा। यहाँ विरोध कर रहे जुलूस की कमान लाला लाजपत राय के हाथों में थी। प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और ये लगातार बड़ा होता जा रहा था। इतनी भीड़ को देख के सहायक अधीक्षक सॉन्डर्स को कुछ समझ नहीं आया और उसने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज का आदेश दे दिया। इस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और कुछ समय बाद 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। लाला लाजपत राय का भगत सिंह सहित सभी क्रांतिकारियों पर गहरा प्रभाव था। उनकी मौत ने सभी देश प्रेमियों को बहुत दुखी किया। क्रांतिकारियों ने लाला जी की मृत्यु का बदला लेने की सोची। पुलिस अधीक्षक स्कॉट और सहायक अधीक्षक जॉन पी सॉन्डर्स को मारने का प्लान बना। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और आजाद ने उन दोनों को मारने की कसम खाई और ठीक 1 महीने बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर्स लाहौर में उन्होंने सॉन्डर्स को मार दिया। इस घटना के बाद अगले 2 दिन तक क्रांतिकारी लाहौर में ही छुपे रहे। इसके बाद भगत सिंह और राजगुरु क्रांतिकारी दुर्गा देवी की मदद से ट्रेन से भागने में कामयाब रहे। लाला जी की मौत के बदले और सॉन्डर्स की हत्या को क्रांतिकारियों की जीत माना गया और पूरे देश में भगत सिंह को क्रांतिकारी के रूप में पहचान मिल गई। रंग दे बसंती चोला बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है। बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है। उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। सीने में जो दिल था यारो, सीने में जो दिल था यारो, आज बना वो शोला मेरा, रंग दे बसंती चोला। सॉन्डर्स हत्या के कुछ दिन बाद भगत सिंह वापस लाहौर आ गए। इन्हीं दिनों अंग्रेज सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल
और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाने की तैयारी में थी। ये जनता में उठ रही क्रांति को कुचलने की साजिश थी। अंग्रेज सरकार की ये नीति दमनकारी थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने फैसला किया कि इस नीति के खिलाफ संसद में एक धमाका किया जाए, जिससे बहरी हो चुकी अंग्रेज सरकार को उनकी आवाज सुनाई दे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली के अंदर 2 बम गिराए और साथ में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। इनकलाब जिंदाबाद। धमाकों का मकसद किसी की हत्या नहीं था, बल्कि अपनी आवाज को अंग्रेजों तक पहुंचाना था। ये मकसद पूरा हुआ। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने नारों के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के पर्चे गिराए, जिसमें लाला जी की हत्या और पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध किया गया था। दोनों क्रांतिकारी वहीं गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन भगत सिंह के विचार जेल में भी कहाँ रोके जा सकते थे। अपने केस ट्रायल के दौरान उन्हें दिल्ली जेल से मियांवाली जेल शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ उन्होंने यूरोपियन कैदियों और हिंदुस्तानी कैदियों में भेदभाव देखा और बराबरी की मांग को लेकर भगत सिंह ने भूख हड़ताल कर दी। अच्छे खाने पीने, साफ सफाई के साथ राजनीतिक कैदियों के लिए किताबों और रोजाना अखबार की मांग की गई। जेल प्रशासन ने कई तरीके से इस हड़ताल को तोड़ने के प्रयास किए, पर वो क्रांतिकारियों के जज्बे के आगे नाकाम रहे। इस बीच कोर्ट ने कई ट्रायलों के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सॉन्डर्स की हत्या का दोषी ठहराते हुए फांसी का फैसला दिया। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। पंजाब में डिफेंस कमेटी ने प्रीवी काउंसिल में अपील की। भगत सिंह इस अपील के खिलाफ थे। भगत सिंह को लगा कि इस वजह से भी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के काम दुनिया के सामने आएंगे, इसीलिए वो अपील दायर करने के लिए मान गए। उन्हें मालूम था कि वहाँ ये अपील डिसमिस हो जाएगी, और यही हुआ भी। इसके बाद कई माफी अपील भेजी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला, हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। जेल में भगत सिंह ने काफी पढ़ा भी और लिखा भी। उन्होंने करीब 400 पेज की अपनी डायरी लिखी, जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल के विचारों से प्रेरित थी। भगत सिंह और साथियों को फांसी लगाने का आदेश 24 मार्च 1931 का था। जैसे जैसे ये दिन नजदीक आ रहा था, देश भर में विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे थे। इन सब से घबराई सरकार ने उनकी फांसी को चुपचाप 23 मार्च को कर दिया। 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई और पूरा देश शोक में डूब गया। भगत सिंह का सपना आजाद भारत का था और इसके लिए उन्होंने अपनी जान तक को कुर्बान कर दिया। आज हम उनके सपने को जी रहे हैं। भगत सिंह ने अपनी युवावस्था में ऐसा काम किया कि आज भी हम उन्हें सलाम करते हैं। शहीद आजम को लाखों सलाम। जलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के परवाने
जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन। सिनेमा की ये आवाज ऐसी है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये आवाज करीब 7 दशकों से बॉलीवुड में पॉपुलर है। इस आवाज को स्वर सम्राज्ञी और स्वर कोकिला सहित बहुत से नामों से जाना जाता है। उन्होंने नौशाद से लेकर रहमान तक हर बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया है और अपनी मीठी आवाज से लोगों का दिल जीता है। बात हो रही है भारत रत्न लता मंगेशकर की, जिनका की आज जन्मदिन है। लता जी 7 दशकों से हमारे बीच अपनी आवाज का जादू बिखेरे हुए हैं। उन्होंने हजारों गाने गाए हैं और वो भी 35 से ऊपर भाषाओं में। 1974 से 1991 में सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने के लिए लता जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मराठी परिवार में हुआ। उस समय उनकी फैमिली इंदौर में रहा करती थी। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर क्लासिकल सिंगर और थिएटर एक्टर थे। बचपन में उनका नाम हेमा रखा गया। बाद में उनके पिता ने अपने प्ले में एक किरदार लतिका से प्रभावित होकर उनका नाम लता रख दिया। लता जी का परिवार बड़ा था और मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ उनके छोटे भाई बहन थे। अपने पिता से ही उन्होंने संगीत की शुरुआती शिक्षा ली और गाना भी सीखा। लेकिन हर बड़ी शख्सियत की तरह वक्त ने लता जी की भी परीक्षा ली। जब वो 13 साल की थी तब उनके पिता का देहांत हो गया। क्योंकि लता जी घर में सबसे बड़ी थी, इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारी उन पर ही आ गई। मैं शुक्र करती हूँ कि संघर्ष करना पड़ा, मुझे ये अच्छा हुआ, क्योंकि संघर्ष करने के बाद इंसान बनता है। और अगर संघर्ष नहीं हो तो वो फिर पागल बन जाता है और बहुत एरोगेंट हो जाता है। मेरे हिसाब से वो मेरा हुआ नहीं। इतना संघर्ष किया कि शांत हो गया मन। शुरुआत में लता जी ने मराठी फिल्मों में एक्ट्रेस और सिंगर के तौर पर काम किया। एक्टिंग से लता जी को चिढ़ सी थी, इसीलिए उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी। 1945 में उनका परिवार मुंबई आ गया और यहाँ उन्होंने उस्ताद अमानत अली खां से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के गुण सीखे। उनको संगीत सिखाने में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का नाम भी शामिल है। 40 के दशक के अंतिम सालों में म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर ने लता जी को बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर से मिलवाया और उनसे लता जी को गाने का मौका देने की बात भी कही। लेकिन लता जी की आवाज को बहुत ज्यादा पतला कहकर बहुत से प्रोड्यूसर्स और कंपोजर्स ने गाना गवाने से मना कर दिया। हैदर साहब को लता जी की आवाज के जादू पर पूरा भरोसा था।
उन्होंने कहा कि एक दिन लता जी की आवाज शिखर पर होगी और आगे हुआ भी वही। उनकी और लता जी की मेहनत रंग लाई और लता जी को नए म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिलने लगा। 1949 में आया ये गाना उनका पहला हिट गाना कहा जाता है। आएगा, 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 आएगा आने वाला, आएगा, आएगा, आएगा। दीपक बगैर कैसे परवान जल रहे हैं, दीपक बगैर कैसे परवान जल रहे हैं, कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं। 1950 में वो वक्त आ गया जब लता जी का हुनर पहचाना जाने लगा। इस दौर में उन्होंने अनिल बिस्वास, शंकर जयकिशन, नौशाद, एस.डी. बर्मन, हेमंत कुमार, सलिल चौधरी, खय्याम और रवि सहित सभी कंपोजर्स के साथ काम किया। 50 का दौर खत्म होते होते लता जी सबसे बड़ी फीमेल सिंगर बन चुकी थी। सलिल चौधरी के साथ उन्होंने मधुमती में काम किया और फिल्म के आजा रे परदेसी के लिए पहला फिल्म फेयर अवार्ड जीता। इस दौर में हर बड़ा बैनर और कंपोजर लता जी से ही गाना गवाना चाहता था। वो अपने करियर के सुनहरे सफर पर थी। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आए भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया। मदन मोहन के साथ भी लता जी की जोड़ी खूब जमी। इसी दौर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी भी उभरी। उन्हें लता जी की आवाज से खासा लगाव था। उन्होंने लता जी से करीब 700 गाने गवाए। लता जी ने मुकेश, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के साथ कई हिट गाने गाए। क्यों आग से लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा, क्यों आग से लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। इसके साथ साथ लता जी ने मराठी, तेलुगु, बंगाली सहित कई और भाषाओं में भी गाने गाए। 70 के दशक में उन्होंने आर.डी. बर्मन के साथ भी कई हिट गाने दिए। आर.डी. बर्मन द्वारा कंपोज किया हुआ गाना बीती ना बिताई रहना के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। लता जी जिस तरह गाना गा रही थी, उनके आसपास कोई नहीं था। उनकी कला के जहां नए आयाम सत्यम शिवम सुंदरम में देखने को मिलते हैं, वहीं गाने के भाव को पकड़ने की उनकी प्रतिभा भूपेन हजारिका के कंपोज किए इस गाने में दिखती है। दिल हूँ करे घबराए, घन धम धम करे डर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए, दिल हूँ करे घबराए। 80 और 90 के दशक में म्यूजिक डायरेक्टर्स की जो नई पीढ़ी आई, वो भी लता जी के जादू से अछूती नहीं रही। इसी दौर में लता जी ने यशराज बैनर के लिए बहुत से हिट सॉन्ग्स भी दिए। 1999 में उन्हें गुलजार साहब की फिल्म लेकिन के गाने यारा सिली सिली के लिए फिर से नेशनल अवार्ड मिला। उन्होंने बहुत से गायकों और गीतकारों के साथ प्राइवेट एल्बम्स में भी काम किया। ये भगवान की देन है और भगवान की देन है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है कि अभी तक मेरी आवाज ठीक है और मैं गा सकती हूँ। अब बदलाव तो आता ही रहता है और जो हम लोगों ने 40s में शुरू किया है काम, उस वक्त जो म्यूजिक था वो बदलता रहा।
AR रहमान ने लता जी को नए ही रूप में पेश किया। रहमान की कोई भी कंपोजिशन हो, लता जी की आवाज का जादू उसे और भी गहरा कर देता। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ, आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना, आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित लता जी को भारत रत्न दिया गया। लता जी अभी भी फिल्मों में गा रही हैं। लता जी के बारे में बातें बहुत सी हैं, लेकिन समय इजाजत नहीं देता। हमारी ओर से उन्हें जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बबीता को दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।